स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 लिक्विड स्टेट। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैटर हमारे पास मैटर है क्या चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन गैस, बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन हमारे पास है लिक्विड स्टेट। सो आज से हम लिक्विड का स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर से। लिक्विड स्टेट में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में हमारे पास इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब क्या इस बात का, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिस बहुत कम होते हैं। मींस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। अब अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। हमने गैस की फॉर्म में बात की थी कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिस ज़्यादा होते हैं। जब स्पेसिस ज़्यादा हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम होंगे। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भले एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, स्पेसिस बिल्कुल आप देख सकते हैं नेग्लिजिबल स्पेसिस है तो सही, लेकिन बहुत कम स्पेसिस है। अब बहुत कम स्पेसिस होने की वजह से इनके बीच में जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जिन कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ग्रेटली अफेक्ट हो जाती हैं। सो हम लिक्विड स्टेट की जो कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं कि लिक्विड स्टेट की शेप क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है। लिक्विड स्टेट जो हमारे पास लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसकी वॉल्यूम जो होती है वो तो डेफिनेट होती है, खास वॉल्यूम एक होती है। लेकिन शेप जो होती है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे, ये उसी के शेप में हमारे पास अपने आप को अरेंज कर लेता है। सो शेप इसकी कोई डेफिनेट नहीं होती, वॉल्यूम इसकी डेफिनेट होती है। सो टिपिकल प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास की जो टिपिकल प्रॉपर्टी है एवापोरेशन है। हमारे पास है 5.3 में 5.3.1, सॉरी ये मैंने 5.2 लिखा हुआ है, हमारे पास 5.3 है। सो 5.3 में हमारे पास 5.3.1 हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है एवापोरेशन। एवापोरेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एवापोरेशन क्या चीज़ होती है? लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। सिंपली हमारे पास क्या चीज़ है? एवापोरेशन है। लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। अब लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा? लिक्विड हमेशा एवापोरेशन वैसे तो हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन नॉर्मली एवापोरेशन के लिए टेम्परेचर लाजमी है, क्योंकि एवापोरेशन हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो ऐसे प्रोसेस या ऐसे रिएक्शंस जिसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एवापोरेशन भी हमारे पास एक क्या चीज़ है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बुक में लिखा हुआ है कि अगर हमने 1 मोल ऑफ वाटर को एवापोरेट करना है, 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स कि आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास 1 मोल ऑफ H2O मौजूद है। अगर आपने इस वाटर को एवापोरेट करना है, एवापोरेट मीन्स आपने इस 1 मोल ऑफ वाटर को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म से, तो आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? आपको रिक्वायरमेंट होगी 40.7 किलो जूल पर मोल। मीन्स कि आप इतनी एनर्जी देंगे। एनर्जी आप देंगे किसकी फॉर्म में? आप हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, मीन्स के गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एवापोरेशन का प्रोसेस होता कैसे, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास है। अगेन हम बात करते हैं एवापोरेशन क्या चीज़ है? लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट होना बाय मीन्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन वैसे हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप देख लें कि हमारे पास एक कंटेनर है। आप जस्ट एग्जाम्पलीफाई हम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास ये मेरे पास एक कंटेनर है। कंटेनर मेरे पास लिक्विड मौजूद है। ये मेरे पास एक लिक्विड है। ये हमारे पास सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बहुत कम होते हैं, रिजल्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो हमारे पास ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन करते हैं, लेकिन बहुत कम मोशन करते हैं। जब हमारे पास ये मूवमेंट बहुत कम करते हैं तो हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। हमारे पास जो कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे मौजूद हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम है। बात क्लियर है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हमारे पास जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। सो मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। आपके पास कोई भी कंटेनर है वाटर का, उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज़्यादा होती है। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल बॉटम पे जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम, सेंटर में तकरीबन एवरेज, और टॉप पे जो हमारे पास होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज़्यादा होती है। अब देखें हमारे पास एवापोरेशन होता कैसे है। जब आप सपोज हम बात करते हैं, जब आप नीचे से हीट अप्लाई करते हैं, जब आप नीचे से हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो होता क्या है, ये जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स थे जिसकी हमने बात की कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बॉटम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये क्या करेंगे? कोलिशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। जब ये कोलिशन और रैंडम मोशन करेंगे तो ये जो हमारे पास सेंटर में मॉलिक्यूल्स मौजूद है, इनके साथ ये कोलिशन करके, रैंडम मोशन करके इनके साथ स्ट्राइक करेंगे। रिजल्ट में जो हमारे पास सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर? अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो हमारे पास जाएंगे कहाँ पे? सरफेस पे जाएंगे। जो हमारे पास सरफेस में मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी एवरेज से ज़्यादा है, जब ये उनके साथ स्ट्राइक और कोलिशन करेंगे तो सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो इन सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज़्यादा है हमारे पास, और इनकी कोलिशन की वजह से और भी ज़्यादा हो गई, ये क्या हो जाएंगे? गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हमारे पास एवापोरेट हो जाएंगे। सो ये इस तरह हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। ये हमारे पास सिंपल एवापोरेशन है। बात क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एवापोरेशन के साथ कंडेंसेशन को थोड़ा कंपेयर करते हैं। कंडेंसेशन क्या चीज़ है? कंडेंसेशन होता है हमारे पास एवापोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन क्या चीज़ है? गैस फेज को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस फेज को आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बात क्लियर हो गई? सो कंडेंसेशन और एवापोरेशन दो रिवर्स प्रोसेस, सॉरी ऑपोजिट प्रोसेस है। एवापोरेशन में लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट करना, कंडेंसेशन में गैस फेज को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो ये हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस होता है इस तरह। और हमारे पास एवापोरेशन जो है डिपेंड किस पे करता है? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एवापोरेशन डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मैं ऑलरेडी ये बात 2 दफ़ा कह चुका हूँ कि एवापोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और हर टेम्परेचर एवापोरेशन होती है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ही लिक्विड ज़्यादा एवापोरेट होता जाएगा, उतना ही लिक्विड ज़्यादा गैस फेज में कन्वर्ट होता जाएगा। टेम्परेचर कम देंगे तो उसी हिसाब से हमारे पास लिक्विड एवापोरेट होता जाएगा। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि एवापोरेशन जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। अब ये कूलिंग प्रोसेस कैसे है, इस बात को ज़रा समझें गौर से। देखिए हमारे पास जो है, हम अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो बहुत ज़्यादा थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो तो हो गए एवापोरेट, वो तो चले गए। पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह गए उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है।
उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। अब जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो उन्होंने तो अपनी एनर्जी को पूरा करना है। अब जब उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरा करना है, वो क्या कर लेते हैं, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपनी एनर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो हमारे पास सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और सराउंडिंग में हमारे पास आपके पास जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके पास ठंडा हो जाएगा, वो आपके पास एनवायरनमेंट कूलिंग हो जाएगी। बुक में एक एग्जांपल दी है कि सपोज अगर आप हाथ के ऊपर अल्कोहल का एक ड्रॉप आपके ऊपर क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो एवापोरेट हो जाता है। अब अल्कोहल के जो हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल्स थे वो तो एवापोरेट हो गए, लेकिन पिछले जो मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी तो बहुत कम हो गई। आपकी जो हथेली पे कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए, उनकी एनर्जी तो बहुत कम होती है। अब उन्होंने अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए आपको जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है हथेली का, वहाँ से अपनी एनर्जी ये पूरी करेंगे। जब आपकी हथेली से ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एनर्जी ले लेते हैं, ऑलरेडी आपकी हथेली पे कूलिंग फीलिंग्स जो है ना, कूल फीलिंग्स है वो आपको महसूस होंगी। सो ये हमारे पास ये ऑपरेशन है, और डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिस पे ये कैसे डिपेंड करता है, उसको भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है सरफेस एरिया। ऑपरेशन सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ऑपरेशन और सरफेस एरिया के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ऑपरेशन उतनी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना कम होगा ऑपरेशन उतनी कम होगी। हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास जब हम चाय लेते हैं कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, और हमें कहीं जाने की जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, वो कप की चाय को हम सॉसर में डाल के उसमें जल्दी ठंडी कर लेते हैं। वो असल में होता क्या है, वो असल में ये होता है कि हमारे पास कप का जो है ना सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया तो हमारे पास इतना सा है, लेकिन सॉसर का सरफेस एरिया हमारे पास इतना ज़्यादा आ गया। अब देखें, एवापोरेशन यहाँ से ज़्यादा होगी या एवापोरेशन यहाँ से ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑपरेशन यहाँ से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस बहुत कम हो जाएगा। सो हमारे पास जब ये एवापोरेशन मीन्स के सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपके पास एवापोरेट हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट में जो पीछे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। उन्होंने अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से अपनी एनर्जी पूरी करनी है। रिजल्ट में आपके पास क्या हो जाना है, एवापोरेशन। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसका, सरफेस एरिया का। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड वन हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एवापोरेशन, इसके बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तीसरी बात, दूसरी बात टेम्परेचर की है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं वो हम 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे सरफेस एरिया एवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है, इसके बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास एवापोरेशन जो है वो, बल्कि मैं गलती कर चुका हूँ, एवापोरेशन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, ऑपरेशन उतनी कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने वीक होंगे, ऑपरेशन उतनी ज़्यादा होगी। आपके पास अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो वो जल्दी एवोपरेट होगा। कैसे जल्दी ऑपरेट होगा उसकी बात हम कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा लिक्विड है आपके पास जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो उसके ऑपरेशन में मुश्किल होगी। आपके पास एग्जांपल है अल्कोहल और वाटर की। अल्कोहल बहुत ज़्यादा जल्दी ऑपरेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पे हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए हमारे पास वाटर जल्दी एवोपरेट नहीं होता। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखिए, हमारे पास अगर कोई ऐसा आपके पास अल्कोहल है, वो आपके पास जल्दी ऑपरेट क्यों होता है? आपके पास जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन मॉलिक्यूल्स का, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतनी जल्दी उसको ख़त्म किया जा सकेगा, इसलिए हमारे पास ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जल्दी ऑपरेट होते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होता है, कंटेनर है आपके पास, वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जो निचले मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मींस कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और ऑपरेशन में हमारे पास उतनी ही मुश्किल होगी, इसलिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑपरेट करते हैं देर से। सो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो हमने ऑपरेशन को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा वेपर प्रेशर का टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।